मैं फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं और थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत के कारण हम लोग रुकावट हुई, इसके लिए मैं आपसे मुझे खेद है इस चीज़ का। हाँ, तो साथियों मैं आपसे बात कर रहा था। आज हम बात करेंगे आरंभिक पठन कौशल के अंतर्गत पठन एवं उससे जुड़ी पठन की रणनीतियाँ। तो साथियों हम अच्छी तरह देखते हैं कि हम अपने संदर्भ में देखें, जब हमने शुरुआत किया था पढ़ने के संदर्भ में, कि हमें जब पढ़ना शुरू किया, वो पढ़ने की जो खुशी मिलती है कि हाँ कि जो सामने लिखा हुआ है मैं पढ़ पा रहा हूँ, तो वो खुशी हमें प्रेरित करती है और अच्छे से पढ़ें। और जब पढ़ने की खुशी इस संदर्भ में और भी तब हो जाती है जब हमारे पास विविध सामग्री हमारे आसपास होती हैं और उनसे हम कुछ नई नई जानकारियां इकट्ठा करते हैं। उन नई जानकारियों को इकट्ठा करते समय उनका हम उपयोग भी अपने आवश्यकताओं के लिए करते हैं। तो पढ़ने का संसार तो वास्तव में दुनिया अपने संदर्भ में और वास्तविक दुनिया में देखें तो बहुत फैला हुआ है। और आरंभिक पठन कौशल के अंतर्गत इसकी बात करें तो यह एक शुरुआती स्तर पे हमें समझने की कोशिश, ये एक समझने की वो ले जाता है कि वास्तव में बच्चों में पढ़ने की शुरुआत किस तरह हो। हम जब पढ़ने पठन पाठन की बात कर रहे हो बच्चों के संदर्भ में, तो हमें किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। जब हम ये बात करते हैं कि बच्चों में जन्मजात क्षमता होती है सीखने की, और जब बच्चे अपने विद्यालय परिवेश में आते हैं या विद्यालय प्रांगण में हमारे यहाँ आते हैं और कक्षा कक्षी प्रक्रिया से जुड़ते हैं, तो उनके पास सुनना बोलना के रूपी एक बहुत बेहद कौशल उनके पास होता है। और विद्यालय कक्षा कक्षी प्रक्रिया में हम उनको पढ़ने लिखने के साथ जोड़ते हैं। जो बच्चों के पास अपना एक हजारों तरह का शब्द भंडार उनके तर्कश में होता है, उस शब्द भंडार का उपयोग हम पठन के संदर्भ में कैसे करें, तो ये आज के इस सत्र में हम इस विषय से बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ साथियों हम ये देखें, पहले ही बातचीत करने से पहले ये देखें कि हम अपने आसपास जो हमारे यहाँ या हमारे विद्यालय में जो बच्चे हैं, वो उनके पास पठन को लेके किस प्रकार की एक उनके पास किस तरह के पठन की चीजें दिखती हैं, किस प्रकार वो पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक मैंने शब्द लिया है बरसात का। तो कुछ इस तरह के अनुभव मिलते हैं कि बच्चे इसको जोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, जैसे बरसात। एक इस तरह का अनुभव आपने अवलोकन किया होगा, देखा होगा, सुना होगा। और हमारे विशेषकर आरंभिक पठन कौशल के अंतर्गत शोध में भी ये बिंदु बात आती है। दूसरा तरीका ये भी आपने देखा होगा, बच्चे इस तरह ही पढ़ते हैं, बस वाला बा, रथ वाला रा, सर्कस वाला सा, आ की मात्रा, तोता वाला ता। उसके बाद पूरा एक इसको लिया बरसात। फिर चित्र देखकर पढ़ लेना व लिखना तो उनको अच्छी तरह आता है, लेकिन जब उसी शब्द को हम कुछ अलग तरीके से वो देखने को पढ़ने को देते हैं तो उनको चुनौती होती है। और विशेषकर मात्रिक वाले शब्दों में जो मात्रिक वाले शब्द है उनको पढ़ने में उनको दिक्कत होती है। कुछ इस तरह का एक्सपीरियंसेस होते हैं कि हम बच्चे जो वाक्य पढ़ लिए या तीन चार सरल वाक्यों पैदाई को पैराग्राफ पढ़ लिए, लेकिन क्या पढ़ा, क्या समझा, यहाँ पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह उनके साथ आ जाता है। वाक्य को पढ़ने के दौरान मात्रा को ना जोड़ पाना, जैसे यहाँ वह बस में चढ़ गया एक वाक्य है, तो जब एक ही आया और विशेषकर अ की मात्रा आई, यानी एक जब किसी वाक्य में दो से अधिक मात्राएं अगर आ जाती हैं तो उन वाक्यों को पढ़ने में उनको धीरे धीरे चुनौतियां सामने आती हैं। एक आपने अनुभव और किया होगा कि हम बच्चों को किताब, जो हमारे पाठ्य पुस्तक किताबें हैं, वो बहुत सरसरी धारा प्रवाह के साथ पढ़ लेते हैं, लेकिन पाठ्य पुस्तक की इतर सामग्री हम कुछ उनको देते हैं पढ़ने में, तो वो फिर वही ऊपर वाले हिस्से में चले जाते हैं जहाँ तोड़ तोड़ के पढ़ना होगा, या किसी उदाहरण के साथ पढ़ना हो गया, या वो जो पढ़ने की उनकी गति है उस पर विराम लग जाता है। तो ये जो इस तरह की पढ़ने के तरीके हमारे पास निकल के आए बच्चों के, कि बच्चे इस प्रकार से कुछ कक्षा कक्ष में अपने पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल धारा प्रवाह के साथ, समझ के साथ अपनी बातों को लिखे हुए को अच्छे से पढ़ते हुए हैं, उसके बारे में बताते भी हैं, ये ये लिखा है, इसके उसके कारण परिणाम को भी बताते हैं, शब्दों को आगे पीछे जो उसका क्रम है उस क्रम को भी समझ रहे होते हैं। तो इस तरह का भी है, लेकिन उसकी संख्या बहुत ही सीमित है। अब हम ये भी समझ में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर इस तरह के कुछ बच्चों के साथ पठन के अनुभव निकले हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ इस तरह की तरीके भी हमारे द्वारा अपनाए जा रहे होंगे जो बच्चों में इस तरह के पठन कौशल सामने हमारे आ रहे हैं। तो वो उस तरह की किस तरह की चीजें होंगी, या ऐसा किस प्रकार की मान्यताएं हैं उनको समझते हैं। अमूमन हम सुनते चले आ रहे हैं कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में
सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का अपना एक क्रम होता है, और इसी क्रम के साथ हम भाषा शिक्षण का कार्य करते हैं। और विशेषकर पढ़ना लिखने के संदर्भ में तो हम यही मानेंगे कि बच्चा पढ़ लेगा, उसके बाद ही उसको लिखना सिखा पाएंगे। तो ये एक मान्यता है। कौशलों को एक साथ महत्व न देना, अभी जो हमने बात की थी आर्थिक पठन कौशल के संदर्भ में, कि जो हमारे साथ मुख्य कौशल है, मौखिक भाषा विकास से लेके लेखन लेखन तक में, उसमें हमने इस चीज को विशेष तौर पे बातचीत की थी कि इन सभी कौशलों को लेके हम एक साथ काम करना चाहिए। अगर कक्षा एक में बच्चे ने प्रवेश किया है, तो क्लास में अगर हम उसके साथ मौखिक भाषा पे कुछ काम कर रहे हैं, तो हमें उसके साथ ऐसा नहीं कि लेखन पे नहीं काम करना, हमें लेखन पे भी काम करना है, उसके साथ उस पठन को लेके भी काम करना है। मतलब उसे एक संतुलित पद्धति को यहाँ पे अपनाना होगा। संदर्भ को महत्व देना बहुत महत्वपूर्ण है। संदर्भ में किस प्रकार हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है कि हम बार बार इस चीज को कोट कर रहे हैं कि संदर्भ ही हमारे लिए एक अर्थपूर्ण होता है। और अर्थपूर्ण इस संदर्भ में होता है क्योंकि उसके साथ हम अपनी आवश्यकताओं को अपने संदर्भ में उसका उपयोग कर पाते हैं, और उस संदर्भ जो हमसे जुड़ा होता है, तो हम समझ पाते हैं इस चीज को कि वास्तव में कहना क्या चाहता है, कि इसका अर्थ क्या निकल रहा है। इस चीज को हम आगे आज इस पे बातचीत करेंगे कि संदर्भ हमारे लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। दूसरी एक इस प्रकार की मान्यता भी है। आपने बच्चों की कॉपी में भी इस चीज को देखा होगा कि आज से ज्ञात तक बच्चों को लिख दिया, मात्राएं लिख दी, जब तक वर्ड मात्रा उसको नहीं आ जाएगा, हम मान ही नहीं सकते कि वो बच्चा शब्द निर्माण कर लेगा। जबकि हमारे पास ऐसे बहुत सी चीजें हैं कि इस तरह के उदाहरण है कि बच्चे आसानी से सरल शब्दों को पढ़ना शुरू कर देते हैं। इसके साथ साथ पढ़ने और समझने से जुड़े अभ्यास के तरीकों में विविधता पर ना होना। हाँ साथियों, हम जब कोई बच्चों के साथ, विशेषकर छोटे बच्चों के साथ जब कोई गतिविधि कराते हैं, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना ही पड़ता है। अगर हम उनके साथ कुछ अलग अलग तरीके से विविध अभ्यास पत्र की बात कर रहे हैं, तो हमें अलग तरह के कुछ अभ्यास पत्र उनके लिए बनाने होते हैं। तो शायद हम यहाँ पे थोड़ी सीमित हो जाते हैं अलग अलग चुनौतियों के कारण। हम पाठ्य पुस्तक के हमारे पाठ के बाद जो अभ्यास दिए रहते हैं, हम खाली उन्हीं तक सीमित हो जाते हैं, हम इसके इतर और देखने की कोशिश भी नहीं करते कि और विविध तरीके क्या क्या अभ्यास के तरीके उनके हो सकते हैं। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि कक्षा कक्ष में विविध स्तर के बच्चे होते हैं, उनके विविध पठन कौशल होते हैं, तो यहाँ पे विविध तरीकों की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। आगे पीछे पाठ को दोहराना, ये आपको अक्सर अपनी कक्षाओं में या हम विद्यालयों में कार्य होता दिखता है कि एक बच्चा पढ़ रहा है, चार बच्चे या पूरी क्लास उस बच्चे को उस पाठ को दोहराते हैं उनके पीछे पीछे, या छोटे छोटे पैराग्राफों में बांट दिया और बच्चे उसको बोल बोल के सिर्फ पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या लिखा हुआ है इसको समझने में उनको चुनौती आती है। ये वही चीज मैं बात कह रहा हूँ जो भी बात कर रहे थे कि बच्चे पाठ्य पुस्तक तो पढ़ लेते हैं, और उनको पठन को लेके किताब पढ़ने का काम इतना ज्यादा होता है, या इतना बार बार दोहराया जाता है, जो हमारे तेज सीखने वाले बच्चे होते हैं उनके साथ, जो कम सीख रहे होते हैं बच्चे, वो पीछे पीछे पाठ को दोहरा रहे होते हैं। तो इससे पाठ में क्या लिखा है, कौन से पाठ में है, वो उनको अच्छी तरह चीजें समझ में याद हो जाती है संकेतों के माध्यम से, अलग अलग और तरीकों के माध्यम से, कि पाठ क्या है। वो पाठ तो पढ़ ले रहे हैं, लेकिन पाठ में क्या लिखा हुआ है वो उसको समझना उनकी दिक्कत होती है। और इसी के साथ ही साथ यही यही बच्चे जो हम पाठ के अलावा उनको इतर सामग्री देते हैं पढ़ने को, तो वहां पे इनको थोड़ी सी चुनौती आती है। अब इसी के साथ अगला सवाल प्रश्न ये उठता है कि जब हम पढ़ने की इन चुनौतियों को देखा, कुछ हमने इन मान्यताओं को देखा, तो वास्तव में हम पठन की हमारी क्या रणनीतियां हों, इसको लेके एक समझने वाली बात है, और आगे हम इस पर बातचीत भी करेंगे। हम अमूमन कब मान लें कि हमारे बच्चे को पढ़ना आ गया। तो जैसे कि हमने आपको पिछले सत्र में बातचीत भी इसी की थी कि मौखिक भाषा विकास के साथ जब हम ध्वनियों पे कुछ काम कर रहे हैं, और फिर जब डिकोडिंग को लेके आ रहे हैं, और किस तरह वो धारा प्रवाह और समझ के साथ पढ़ने वाला काम पढ़ने के अंतर्गत शामिल हो रहा है, तो उस संदर्भ में हम मान सकते हैं कि जब बच्चा जब हमारे आरंभिक पठन कौशल के अंतर्गत जब बच्चे वर्ण आकृति और ध्वनि को मिलान करते हुए शब्द समूह को शब्द ध्वनि समूह को अच्छे से इकाई के रूप में पढ़ ले रहे हैं, तो वहाँ यहाँ जब इकाई के रूप में पढ़ना होता है, तो वो समझ में आ रहा होता है कि हाँ वास्तव में क्या लिखा हुआ है। वर्ण मात्रा अलग अलग
जो हम बात कर रहे हैं कि अभ्यास विविध तरीके अभ्यास पत्रक देखे, कुछ इस प्रकार के हमारे पास शब्द हों कि का माला अच्छा, हमारे पास माली कुछ सरल वर्ण है, इनको मिला के हम कितने तरह के शब्द बना लेंगे। अलग अलग उनको शब्द बनाना, शब्द शब्द बनाना होगा, शब्द पढ़ना भी शामिल होगा उसमें। और उस वाक्य को पढ़ सकें धारा प्रवाह समझ के साथ, जब ये उस किसी घटना या कहानी के अंश को पढ़ सकें तो उसे हम पढ़ना वास्तव में कहेंगे। तो साथियों यहाँ पे बार बार एक शब्द आ रहा है, धारा प्रवाह के साथ पढ़ना और समझ के साथ पढ़ना। तो पढ़ने के अंतर्गत ये दो मुख्य चीजें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से इसमें शामिल जुड़ी हुई हैं। और पढ़ना क्या है, अगर हम बात करें तो जरा एक उदाहरण को देखें, उसको पढ़ने की कोशिश करें। ये लिखा हुआ है, अकबी जगबार जबर जबर देहिल तबलो जकरेल खटल कोसा। मान लीजिए कोई इस तरह का संदर्भ हमारे पास है, क्या ये संदर्भ हमें कोई अर्थ दे पा रहा है? शायद नहीं। तो अभी मैं बात कर रहा था कि हमारे लिए संदर्भ कितना महत्वपूर्ण होता है। मान लीजिए कहीं मैं इस विषय पे नहीं आऊंगा, नहीं कहना चाहूंगा कि ये मानक में है कि अमानक में है। शायद मैं नहीं इसको डिकोड कर पा रहा हूँ, नहीं पढ़ पा रहा हूँ, नहीं अर्थ कर पा रहा हूँ, तो मेरे लिए महत्वहीन है, मेरी आवश्यकताओं से कोई इसकी पूर्ति नहीं हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सवाल आ रहा है इसका कोई अर्थ है, तो शायद मेरे संदर्भ में और जो भी और लोग साथी होंगे आप लोगों के संदर्भ में यह कोई अर्थ नहीं दे पा रहा होगा। पढ़ने में अगर बात करें क्या चुनौती आई, तो ये चुनौती इस प्रकार से हमको दिख सकती है कि इसको तो हमें डिकोड करने में दिक्कत हुई। हमारी जो एक पढ़ने की गति है, उस गति को उसने रोकने की कोशिश की। तो जब हमारी गति रुकी पढ़ने में, तो हमारे जो समझ वाला स्तर है वो वहाँ पे हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या है ये। अब जब भी हम इस तरह की बात करते हैं पठन सामग्री के संदर्भ में, तो जो भी हमारे पास आस-पास लिखी हुई सामग्रियाँ हैं, छपी हुई सामग्रियाँ हैं, उनको हम उनकी अच्छे से डिकोड कर पाएँ, पढ़ पाएँ। और इस प्रक्रिया के साथ-साथ जो दूसरी प्रक्रिया है, वो उसमें जो भी शब्द आए हैं, वो हमारे शब्द हमारी पूर्व ज्ञान से जुड़े हों, उनपे हम समझ पे हमारी पुख्ता हो और उनको हम अपनी आवश्यकताओं में उनका उपयोग कर पाएँ। जहाँ पे जैसे उदाहरण लेते हैं, मान लें हम कोई सरल शब्द लेते हैं, कमल एक शब्द है या पानी एक शब्द, मतलब कमल है, कलम, इस तरह के शब्द लेते हैं। अगर इन सरल शब्दों को हमने पढ़ा हुआ है और किसी कविता कहानी में हम बार-बार उसको डिकोड कर रहे हैं, तो उस तरह के जो भी सरल शब्द आएंगे, एक बार इस स्तर ये भी आएगा, हम और भी सरल चीजों को, सरल शब्दों को उन कविता कहानी में ढूंढने लगेंगे, पढ़ने लगेंगे। तो जो पढ़ने की खुशी मिलना शुरू होगी वो ये ऐसे ही मिलना शुरू होगी कि अरे, इस कविता में लगभग 50 शब्द दिए हुए हैं और इस तरह के मैंने 5 शब्द पढ़ लिए आज। कल यही एक स्तर आता है, धीरे धीरे 5 से मैं 6, 6 से 7। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो मेरे शब्द भंडार के तर्कश में शब्द हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। और ये जो पढ़ने की खुशी है वो हमें पढ़ने की ललक मुझमें पैदा करती है, और जो यही आगे चल के हमें एक कुशल पाठक के रूप में भी विकसित करती है। साथियों, आपने अक्सर एक चीज देखा होगा कि कुछ मतलब हमारे साथी किताबों, आप उनसे बात करिए कि ये किताब कितने दिन में पढ़ लोगे, तो कुछ बताते हैं कि मैं इतने दिन में पढ़ लूंगा, कुछ कहेंगे नहीं मैं इतने महीने में पढ़ लूंगा, कुछ कहेंगे नहीं मैं इतने घंटे में इस पाठ को पढ़ लूंगा। तो ये महीना, दिन, घंटे कैसे? ये धीरे धीरे पढ़ने की जो आदत आती है, हम जो आज बात कर रहे हैं कि आज मैंने एक शब्द पढ़ा है, और जब वही शब्द इस तरह से हमारे पास हमने उसको 5-6 बार पढ़ा है, तो शायद हम उस शब्द को धीरे धीरे उसको उसकी ध्वनि आकृति से नहीं मिलान करते, हम सीधे पूरा शब्द उठा के बात पढ़ना शुरू करते हैं। कुछ इसी तरह के जब पढ़ने की आदत विकसित होने लगती है, तो कुछ पाठक पूरे पूरे वाक्य को एक साथ पढ़ते हैं, कुछ पाठक पूरे पूरे पैराग्राफ को पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो धीरे धीरे पढ़ने की जो उनकी स्पीड है वो अपने आप बढ़ती जाती है। ये पीछे के संदर्भ में कुछ बातचीत अवधारण याद आया तो उसको जोड़ने की कोशिश की। साथ ही यहाँ पे मैं फिर से एक संदर्भ को लेकर बातचीत कर रहा हूँ कि जो हमने बातचीत की थी कि एक छपी हुई सामग्री से हमने कुछ अर्थ लिया और वो हमारे पूर्व ज्ञान से कैसे जुड़ा है, और पूर्व ज्ञान से जुड़ा उसका हमने कैसे उसने अपने संदर्भ में उपयोग किया, और संदर्भ में पढ़ने को लेकर चला था। अब यहाँ जो 3 वाक्य लिखे, तो पहला वाक्य देखिए, तो पहले वाक्य को
हम क्या अच्छे से डिकोड कर पा रहे हैं? शायद नहीं। तो इसमें पढ़ी हुई जो बात है, हमें ये जो लिखा हुआ है, लिखे हुए धारा प्रवाह के साथ पढ़ना व समझ सकें, तो यहाँ पे ना ही तो हम उसको डिकोड कर पा रहे हैं, ना ही पढ़ पा रहे हैं, और ना ही समझ पा रहे हैं। तो यानी कि इस तरह की जो भी लिपि हमारे भाषा हमारे आसपास इर्द गिर्द है, तो हमारे लिए महत्वहीन है। दूसरा एक शब्द लेते हैं, दूसरा एक और संदर्भ है। शिकागो के बाजारों में शिप्राक और अस्पेरेगस भी मिलते हैं। तो अब देखिए सर, ये इस तरह के जो नए शब्द हमारे आंखों के आसपास सामने आना शुरू हुए, तो पढ़ने में थोड़ी चुनौतियां हुई, हमारे उच्चारण में कुछ दिक्कत शुरू हुई, और ये शायद हमारे लिए इतने नए शब्द हैं, हम नहीं जानते इसमें इनका उपयोग कैसा होता है। लेकिन अगले ही शब्द में देखें, अगले ही वाक्य में देखें कि उत्तर प्रदेश के बाजारों में कपड़े और मिठाई मिलते हैं। तो सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो पर्टिकुलर यहाँ पे जो भी इस तीसरे वाक्य में जो शब्द दिए गए हैं, ऐसे कोई भी शब्द नहीं है जिनको हमने पहली बार ना सुना हो, पहली बार सुना हो, या पहली बार उनका बोला हो। तो ऐसे कोई ऐसा इसमें जो शब्द जो भी मतलब समान वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, उनसे हम भली भांति परिचय हैं। तो इन तीन वाक्यों, इन तीन संदर्भ जो हमारे पास सामने है, तो शायद तीसरा वाला संदर्भ हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हम उससे उसको अच्छे से डिकोड भी कर पा रहे हैं, और अपने पूर्व ज्ञान से भी जोड़ पा रहे हैं, और ये भी समझ पा रहे हैं कि वास्तव में कहना क्या चाहता है, उसका अर्थ क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, उसकी हम अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्या भी कर सकते हैं। तो इन तीनों वाक्यों को पढ़ने में हमने जो चुनौती देखी, कहीं भी ये पहले वाक्य तीसरे वाक्य की अपेक्षा अन्य दो वाक्यों को पढ़ने में हमारी धारा प्रवाह बिल्कुल नहीं हो पाई, ऊपर नीचे हुई। तीसरे वाक्य अपेक्षा तो बहुत ही चुनौतियां आई पढ़ने में, डिकोड करने में। तो यहाँ पे दो चीजें स्पष्ट हो रही हैं कि लिखे हुए को धारा प्रवाह के साथ पढ़ना, और उसके पढ़े हुए को अपनी आवश्यकता के रूप अनुरूप उसका उपयोग करना। अब जब धारा प्रवाह की बात आती है, तो धारा प्रवाह की जब भी हम पठन की बात कर रहे हैं, तो धारा प्रवाह में हम अभी बात कर रहे हैं कि तीन तरह की चीजें मुख्य रूप से होती हैं। कि एक जो उसका सटीकता है, यानी कि बिल्कुल सही उच्चारण के साथ पढ़ना, गति और हाव भाव, ये तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जब बच्चे शब्दों में आ रही ध्वनियों को जोड़ तोड़ के पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो उनका अधिकांश समय किस में जाता है? शब्दों को समझने में जाता है, भाई इसमें लिखा ही क्या है। जब आधा समय हमारा उसमें निकल गया कि शब्द कहना क्या चाहता है, तो आगे के शब्द हमें चुनौतीपूर्ण और लगे। और जब हम सारे शब्दों को एक साथ लेके नहीं चल पा रहे हैं, तो वहां पे हमारी धारा प्रवाहिता अपने आप बाधित हो रही है। तो एक शब्द दूसरे शब्द से किस प्रकार उनका एक क्रम है, क्या एक उनके एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनको समझने के लिए गति का होना और उनका सटीक उच्चारण कर पाना बहुत जरूरी होता है। अ, इसी के साथ जब पढ़ने की प्रक्रिया की हम बात करते हैं, समझ के साथ पढ़ना, तो साथियों समझ की जब बात चल रही है समझ के साथ पढ़ने की, तो समझ के पढ़ने में कई तरह की चीजें शामिल होती हैं, कई तरह की चीजें शामिल होती हैं। जैसे कि पाठ के शीर्षक को देख के अंदाजा लगाना और अनुमान लगाना। जैसे मान ली हमारे पास कोई कहानी है, या जैसे उदाहरण लेते हैं मुर्गा और लोमड़ी, पाठ का शीर्षक ये दिया हुआ है, तो हम इसको लेके अंदाजा लगाना शुरू करते हैं कि कहानी में वास्तव में क्या दिया होगा, या किसके ऊपर होंगे, कौन कौन से पात्र होंगे, आदि आदि समझने की कोशिश करते हैं। और एक जो भी हमने अपने उसके इर्द गिर्द कहानी सुन रखी है, उन कहानियों के आधार पे हम उसके आगे पाठ पे एक अपना अनुमान लगाना शुरू करते हैं। अच्छा, पाठ में इस तरह की शायद कहानी हो, शायद, ठीक। इसी तरह उसके मुख्य विचार के क्या क्या हो सकते हैं, अपने पूर्व ज्ञान को हम टटोलना शुरू करते हैं। कुछ उस पर अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया से आता है, या तो कहानी या तो कोई घटना पढ़ के हम बहुत खुश होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, और जब गुस्सा का भाव आता है, तो वो हमारी
ये हमारी भावनाओं को वो हमारा पाठ जाहिर करता है। दिए गए कुछ विचारों पर सहमति असहमति हम रख सकते हैं, और उस पे अपने को स्वयं को रख के सोच पाते हैं कि अगर मान ली इस बात की जगह मैं होता या अमुक व्यक्ति होता तो कैसा होता। तो ये समझ के स्तर पे है। इसको एक उदाहरण के साथ और लेके चलते हैं कि जैसे मान लीजिए आज के संदर्भ में हम कोई अखबार आज आपने पढ़ा होगा, तो अब अखबार में संपादकीय वाला पार्ट हिस्सा ले लेते हैं। तो मान लीजिए आपने सबसे पहले हम जब पठन के दौरान हमने क्या किया, पठन के दौरान हम ये तय करते हैं कि हमें वास्तव में हमारा लक्ष्य क्या है पढ़ने का। यानी हम आज हमारा लक्ष्य था कि हमने चलिए आज संपादकीय पढ़ते हैं, पर संपादकीय में जो लेख लिखा है उसको समझते हैं। तो जो भी संपादकीय है सबसे पहले हमने उसका शीर्षक देखा, शीर्षक को देख के हमने एक उस पूरी एक सरसरी निगाह ऊपर से नीचे उस लेख पे डाली कि भाई ये पाठ कितनी संपादकीय कितनी बड़ी है, कि उसमें कितना कितना बड़ा है, कितने शब्द होंगे, लगभग अंदाजा अनुमान लगाया। शब्दों के अनुमान के साथ हमने आगे उस पर पढ़ा। जो भी इसके अंतर्गत चित्र दिए हैं, शीर्षक दिए हैं, उससे हम अनुमान लगाना शुरू करते हैं कि अच्छा इस लेख के बारे में शायद ये दिया हो। और जब हमारी उत्सुकता बढ़ती जाती है तो हम शायद पूरा लेख तब पढ़ना शुरू करते हैं। अब पढ़ने के दौरान ये तो हमने उस जो भी हमने अपना अंश चुना था पढ़ने का, वो उससे पहले के कुछ काम थे। अब हम उस पर बातचीत कर रहे हैं कि हम पढ़ने के दौरान हम क्या हमारी क्या मानसिक क्रियाएं चलती हैं। तो सबसे पहले जो हमने हमारा उस अंश पे कुछ जो अपना पूर्ण अनुभव है उसको हम सोचते हैं। जैसे मान लीजिए संपादकीय में हमने कुछ आजकल भारत चाइना का चल रहा है, तो उस पे हमने कुछ संपादकीय में लेख लिखा। तो हमने पहले के जो भी कुछ नियम कानून थे उनके बारे में जानते हुए उसको आगे पढ़ना शुरू किया। और नहीं, ये तो पहले नियम था ऐसा लिखा, तो शायद अब यही बात उसी क्रम में कर रहा है। और आगे हम इसी के आधार पर कुछ अनुमान लगाना शुरू करते हैं। इसके साथ साथ अपनी समझ को भी जांचते हैं। समझ को जांचने का आशय ये है कि जो हमने पढ़ा है तो पढ़ने के दौरान हमारे साथ साथ कुछ प्रश्न उत्तर भी चलते रहते हैं कि, और उसका प्रश्न उत्तर आशय ये है कि मतलब जो भी हमने पढ़ा ये कैसे हुआ, अच्छा ये उस फला नियम नियम बना था, उस नियम के तहत ये इस तरह की बात यहाँ लिखी गई है। कभी कभी कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो हमको नहीं समझ में आते हैं, या पढ़ने की हमारी स्पीड एकदम जब प्रवाह हो जाता है, स्पीड इतनी तेज हो जाती है, कभी कभी हमें एक गियर पीछे आना पड़ता है। एक गियर पीछे आना आशा मतलब उस शब्द को फिर से पढ़ना पड़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बीच बीच में अपनी चीजें को टटोलने लगते हैं। इसके साथ साथ संदर्भ के पढ़ने के पश्चात जो भी संदर्भ में मुख्य विचार आए हैं उनको समझते हैं। उस संदर्भ के आधार पे क्या हमारी भावना, उसको पढ़ के हमें गुस्सा आ रहा है कि हम बहुत दुखी हो रहे हैं कि नहीं इसमें इस तरह चीजें होनी चाहिए थी, तो अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया प्रस्तुत कर पाते हैं। और जो भी एक अंत में इसका निचोड़ दिया हुआ है, तो निचोड़ के यानी इसकी समरी पे, इसके समीकरण के वाले वाक्यों पे अपनी हम सहमति असहमति प्रकट करते हैं। अब सर साजिद कुछ हमने अभी जो बातचीत की उसके एक स्तर की बातचीत करते हैं कि जन्म से लेके जो भी हमारे पठन कौशल के पूरे एक स्तर है कि जैसे कि जन्म से लेके एक कक्षा एक में बच्चा जब प्रवेश कर रहा है वो एक स्तर है। कक्षा एक में बच्चा जब पठन पाठन का कार्य कर रहा है तब वो एक स्तर है, और कक्षा एक से लेके दो तक में एक स्तर को माना गया है। तो यहाँ एक चार तरह के स्तरों की बातचीत हम करना चाहेंगे। एक उभरती साक्षरता, पठन पूर्व स्तर, पठन के दौरान का स्तर, पठन में कुशलता का स्तर। उभरती साक्षरता को यहाँ मैं कोट करना चाहूंगा कि उभरती साक्षरता से आशय यहाँ पे ये है कि जब हमारे यहाँ बच्चे क्लास एक में आते हैं तो इससे पहले भी उनके पास ऐसा नहीं कि वो पठन स्तर को लेके बातचीत नहीं करते। तो लेकिन उनके पास भी इस तरह के उनको माहौल मिला होता है। और यहाँ पे हम बातचीत कर रहे हैं कि जो पढ़ने से पहले की कुछ पढ़ने लिखने के कुछ कार्य होते हैं वो यहाँ पे उस संदर्भ में है कि कि जो भी बच्चे आपने आज प्रदेश से छपी सामग्री की मदद से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में क्या लिखा हुआ है, लोगों से सब में सवाल कर रहे हैं, तो ये एक उनकी जिज्ञासा है। ठीक, वो धीरे धीरे
हमें आसपास बहुत से ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे कि बच्चे अपने आसपास की प्रिंट सामग्रियों के सवाल करना पूछते हैं क्या लिखा हुआ है। उनको पढ़ना नहीं आता, लेकिन पार्ले का पैकेट जानते हैं कि हाँ ये पार्ले का पैकेट है। वो क्या है? वो एक जो उनकी प्रिंट के पीछे अवेयरनेस बना हुआ है उसके संदर्भ में है। इसी के साथ जब अलग अलग तरीके से और जब वो अपनी तरह की अभिव्यक्तियों को प्रकट करते हैं अलग अलग अपनी बोलियों में, साथ ही साथ जब वो लोगों को लिखते पढ़ते देखते हैं, तो जो भी उनके पास पठन सामग्री हाथ में आई तो उसको उलटना पलटना देखना, रंगों पे उसको दिए गए उससे बातचीत करना, ये क्या है, ये अलग अलग तरह के उस लिखित सामग्री पर सवाल जवाब करना, प्रश्न करना। और जब भी उनको कुछ तरह की लोग लिखते देखते हैं तो बंद आकृतियां खुली आकृतियां अलग अलग दीवारों पे बनाना, ये कुछ कार्य ऐसे हैं जो ये हमारे उभरती साक्षरता के अंतर्गत है। इसी तरह जो कक्षा एक का स्तर होता है वो पठन पूर्व का स्तर है। इसी तरह कक्षा एक दो का पठन के दौरान का स्तर है। पठन पूर्व और उभरती साक्षरता दोनों एक साथ हैं। एक साथ उसको रख के देख सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो कक्षा एक के बच्चे आ रहे हैं उनके पास इस तरह के अवसर बहुत कम होते हैं, या उनके पास इस तरह की प्रिंट सामग्रियां बिल्कुल नहीं होती हैं कि उनको पढ़ने या लिखने का एक एक्सपोजर या अनुभव बहुत कम ही होता है। तो यहाँ कक्षा एक स्तर पे जो हम बच्चों के साथ चित्र कहानियों पे कुछ काम करा रहे हैं, या वर्ण आकृति मिलान डिकोडिंग पे जो हमारा काम हो रहा है, वो कुछ हमारा यहाँ पे बच्चों के साथ पठन पूर्व स्तर को लेके हमारा काम होता है। पठन के दौरान की चीजें यहाँ पे बच्चे अच्छे से वाक्यों को पढ़ना शुरू करते हैं, मात्रिक चीजों को पढ़ना शुरू करते हैं। और जो हम धारा प्रवाह की बात करते हैं, वो यहाँ से हमारा धारा प्रवाह भी बच्चों के साथ शुरू हो जाता है। जैसे सरल वाक्यों पढ़ना आसानी से, पठन में कुशलता का स्तर, बच्चे समझ के साथ यहाँ पढ़ने की शुरुआत कर देते हैं। और पठन के बाद अपने जो भी उन्होंने पढ़ा हुआ है उस पे तथ्य एवं अर्थ आधारित समझ को प्रस्तुत करते हैं। अब यहाँ पे हम इस ग्राफ के माध्यम से कैसे समझने की कोशिश करते हैं कि कक्षा एक, कक्षा दो, कक्षा तीन, कक्षा चार पांच में किस प्रकार से पठन पूर्व स्तर, पठन के दौरान स्तर और कुशलता के स्तर हम बढ़ते जाते हैं। जो भी हमने आरंभिक पठन कौशल के अंतर्गत सात मुखी कौशलों की बात की है, तो उसे पठन पूर्व स्तर, पठन के दौरान का स्तर और पठन की कुशलता के स्तर को लेके इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि मौखिक भाषा विकास लगातार हमारे साथ चलता रहता है, लेकिन ध्वनि जागरूकता जो है वो हमारे क्लास एक का टास्क, क्लास एक और कुछ कक्षा दो तक का टास्क है। कक्षा दो का इसलिए टास्क है कि कुछ हमारे पास शब्द तरह के आते हैं, जैसे आश्चर्य है या और भी कुछ तरह के शब्द आ रहे हैं, तो वहां पे बच्चों को थोड़ा सा रोकना पड़ता है, वहां पे अलग अलग फिर से ध्वनियों को लेकर तोड़ना काम करना पड़ता है। वर्ड ध्वनि संबंधी ज्ञान ये हमारे कक्षा दो तक प्रारंभ तक चलता रहता है। धारा प्रवाह पढ़ना ये पठन के दौरान और पठन कुशलता के स्तर है। समझ के साथ पढ़ना, जिसमें हम बस समझ के साथ पढ़ने में खाली कई तरह की चीजें हैं, जैसे चित्रों को लेके पढ़ना है, या आगे जो भी हम बच्चों के साथ पठन पाठन को लेके काम कर रहे हैं। शब्द भंडार ये भी हमें हमारा हमेशा चलता रहता है, और जब भी हम मतलब सभी क्लास में शामिल है, और मतलब हमारे व्यक्तिगत जीवन में अभी अभी भी चलता रहता है हमेशा। लेखन लेखन तो रचनात्मक चीज है, धीरे धीरे अभ्यास के साथ साथ ये और भी निखरता है। अब साथियों, पठन से जुड़ी रणनीतियों पर बातचीत करना चाहूंगा। आप इस चित्र को देख पा रहे होंगे। इस चित्र में कुछ फोटोग्राफ्स हैं। तो इसमें पहला चित्र जैसे है, आप देख रहे हैं कि एक शिक्षक हैं, बच्चों को उस तरह की बैठक व्यवस्था बनाए रखी है कि देखने में आसानी हो रही है बच्चों को कि वास्तव में क्या लिखा है। कि आनंद का माहौल है, खुशी का माहौल है, और जो पढ़ने की खुशी है वो शायद मिल रही हो। तो ये एक शिक्षक की हमारी प्रस्तुति है। शिक्षक के द्वारा प्रस्तुति करण है इनका। और कैसे पढ़ाना है, कैसे पढ़ना है, यहाँ पे उस चीज को बता रहे हैं। तो इसको जल्दी से समझ लेते हैं इस चीज को कि जो हमारे शिक्षकों द्वारा पठन पाठन का यहाँ पे काम रणनीति अपनाई जाएंगी। तो सबसे पहला आता है आदर्श प्रस्तुतिकरण, कि हम शिक्षक को ये बच्चों को ये करके दिखाएं कि हमें वास्तव में कैसे पढ़ा, किताबों को कैसे खोला जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। यानी मैं करके वहां पे दिखाऊंगा, मतलब शिक्षक बच्चों को करके दिखा रहे हैं। दूसरा तरीका आता है कि शिक्षक बच्चों को खुद मौका अवसर दे उनके साथ, यानी हम मिलकर करेंगे।
इसके अंतर्गत साझा पठन, मार्गदर्शन पठन, संवेद पठन और जोड़ों में पठन की बात करते हैं। बच्चों द्वारा स्वतंत्र पठन का यहाँ पे हम कार्य बच्चों को दे सकते हैं। और ये हम जो हमारा यहाँ पे टास्क है, यहाँ पे रणनीतियां हैं, इन रणनीतियों के संदर्भ में अगर हम बातचीत करें तो किस प्रकार से एक शुरुआत में हम बच्चों के साथ लग के हमारा काम होता है, हमारी वहाँ पे भागीदारी बच्चों के साथ शुरुआत में ज्यादा होती है, लेकिन धीरे धीरे हमारी भागीदारी कम होती जाती है और बच्चों की भागीदारी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और एक स्तर ये आता है कि बच्चे खुद ही स्वतंत्र रूप से पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ हम 3 तरीके से पढ़ने की बात कर रहे हैं। आदर्श शिक्षक द्वारा पढ़ के सुनाना, और शिक्षक को बच्चों की मदद से बच्चों को पढ़ने का अवसर देना, और बच्चों को स्वतंत्र रूप से पढ़ने का अवसर देना। तो आई डू, वी डू एंड यू डू। अंत में इस चीज को मतलब अपनी बात को रखना समाप्त करने से पहले मैं आखिरी इस बात पे आपसे बात करना चाहूंगा कि जो भी हमारे पास पठन की तरह की अलग अलग की सामग्रियां हैं, उन सामग्रियों में किस प्रकार की सामग्रियां हो सकती हैं, ये समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम पठन पूर्व स्तर की बात कर रहे हैं, पठन के दौरान की बात कर रहे हैं, पठन की कुशलता स्तर की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास चित्र वाली कहानियां हमारे पास होनी चाहिए। डिकोडिंग या इससे संबंधित कुछ कार्ड, चित्र कार्ड हो, कविता कहानी की चार्ट कार्ड हो, बड़ी किताबें हों जिनमें बड़े बड़े तरीके से चित्र बने हों, बड़े बड़े अक्षरों में शब्द लिखा हो। आजकल की उसको मतलब बिग बुक के नाम से ज्यादा प्रचलित बोली जाती हैं। शब्द चित्र कार्ड हो, क्रियात्मक चित्र कार्ड या किताबें हों जिसमें कुछ आस परिवेश की चीजों, बच्चे कुछ करते हुए दिख रहे हों, लोग उनके आसपास के समुदाय या कुछ बाजारों के चित्र हों, इस तरह के विभिन्न व्यवसाय पे संबंधित हमारी पाठ्यपुस्तक और हमारे अभ्यास पत्र, इस तरह की। और कोई ये एक बिल्कुल फिक्स सामग्री नहीं है, इससे ज्यादा भी सामग्री हो सकती है और भी नाम हो सकते हैं इस पूरी श्रृंखला में। लेकिन कहने का आशय सिर्फ ये है कि जब हम यहाँ बच्चों के पढ़ने के विभिन्न स्तरों को देख रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं कि कक्षा 1 जन्म से लेके अभी तक जो हमारे आप बच्चों पढ़ने आ रहे हैं, उनके पास विविध तरह के स्तर है, उनके पास है, उनकी अपनी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि होने के कारण उनके पढ़ने के स्तर अलग अलग है। तो साथियों, पढ़ने की उनके साथ पढ़ने की अपनाई जाने वाली रणनीतियां भी अलग अलग होनी चाहिए। उन रणनीतियों को अपनाने के साथ साथ उनके साथ उपयोग में की जाने वाली पठन सामग्री भी अलग अलग होनी चाहिए। तो साथियों, आज के इस सत्र को इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा, और आशा करता हूँ आप इसको समझे होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।